हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो अभी तक हमने काफी डिटेल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच इन सब के आगमन के बारे में और भारत में सेटलमेंट के बारे में, फैक्ट्रीज के बारे में, डिस्प्यूट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। अब एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि किसी भी देश में, यानी भारत जैसे देश में ये यूरोपियन कंट्रीज आई थी, यानी लगभग ये 5 कंट्रीज भारत में आई हैं। तो एक देश में आके ये लोग व्यापार कर रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में भी राइवलरीज क्रिएट होंगी, उनके बीच में भी बैटल्स होंगे, उनके बीच में भी डिस्प्यूट होंगे। तो ऐसा होता भी है पहले। और लेकिन ये जो बैटल्स थे वो कुछ बड़े लेवल पे नहीं हुए थे, छोटे मोटे छिटपुट बैटल्स थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल आता है वो है एंग्लो फ्रेंच वॉर, यानी कि आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कर्नेटिक वॉर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नेटिक वॉर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कर्नाटक वाले रीजन, यानी कर्नाटक वाले रीजन में हुआ था। और ये प्रेजेंट डे का कर्नाटक नहीं है, ये 18th सेंचुरी का कर्नाटक है। ये मैप में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो का जो एजेंडा है वह है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, यानी कि सिंपल आप ये समझो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो डिस्प्यूट था उसके ऊपर ये हमारा वीडियो डिस्कशन होने वाला है। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से लोकेशन दिखा देता हूँ। ये यूरोप वाला पूरा रीजन है, जिसमें से ये जो कलर है, जिस कलर से मैंने रेड कलर जो है, ये फ्रांस को डिनोट कर रहा है और ये यूनाइटेड किंगडम को डिनोट कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन, सिंपल समझो इंग्लैंड। तो ये सिंपल सा लोकेशन है। यहां से ये लोग केप ऑफ गुड होप के रास्ते को पार करते हुए भारत में आके अपना व्यापार कर रही थी। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ही भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों भारत की राजनीति में एंटर कर जाते हैं और उनका असली उद्देश्य व्यापार करना पहले था, लेकिन अब वो चेंज हो जाता है। अब ये हो जाता है कि राजनीतिक प्रभुत्व एस्टैब्लिश करना, यानी कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बनाना, मिलिट्री सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करना। ये जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये उनके यूरोप में पुरानी दुश्मनी का एक एक्सटेंशन था, जिसका प्रभाव हमारे देश भारत पे भी पड़ा है। और इसका सबसे बड़ा रंग देखने को मिलता है कर्नाटक वॉर के रूप में। जब राइवलरी के बैकग्राउंड की हम चर्चा करते हैं तो ये टकराव शुरू होता है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन थे, यानी कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। ऑस्ट्रिया जो है यह यूरोप की एक कंट्री है, तो वहां पे उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसकी शुरुआत होती है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से और खत्म होती है 7 ईयर वॉर से, यानी कि 1763 में जब 7 ईयर वॉर जो था ये खत्म होता है, तो उसके साथ ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो डिस्प्यूट था, जो राइवलरी थी, वो भी खत्म हो जाती है। भारत में ये राइवलरी कर्नाटक वॉर के रूप में सामने आती है, जहां 3 युद्ध लड़े गए। 1746 से लेकर 1763 के बीच में लगभग 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए और इन युद्धों ने ये तय कर दिया कि भारत का जो मालिक होगा, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट डे में नहीं, ये पहले कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। तो भारत का जो मालिक होगा असली, वो कौन बनेगा? तो ये तय हुआ कि फ्रेंच जो है वो भारत के असली मालिक नहीं बनेंगे बल्कि अंग्रेज बनेंगे। ये उस पहले की बात हो रही है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि प्रेजेंट में इंडिया कोई मालिक नहीं है, भारत की जनता ही इंडिया की मालिक है ऑन पेपर। तो अब देखो, साथ ही साथ यानी कि बैकग्राउंड इसका समझ हमें आ गया। अब साउथ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस पे अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो 1740 में साउथ इंडिया की जो स्थिति थी वो काफी ज्यादा अशांत और अस्थिर थी, यानी अनस्टेबल थी। हैदराबाद का रूलर था, जिसे निजाम बोलते हैं, उसका नाम था निजामुल मुल्क आसफ जा, जिसे चिनकिलिच खां भी बोलते हैं। तो निजामुल मुल्क आसफ जा जो था वो अब बूढ़ा हो चुका था और उसका जो अधिकतर टाइम था वो डेक्कन वाले रीजन में, यानी डेक्कन जो साउथ इंडिया में रीजन है, दक्कन प्रदेश, उसके पश्चिम यानी कि वेस्ट में मराठा लोकेटेड थे। मराठा थे, तो यानी हैदराबाद के पास जो डेक्कन वाला रीजन है, तो डेक्कन के वेस्ट में वो, यानी कि जो निजामुल मुल्क आसफ जा था, उसका अधिकतर टाइम मराठा लोगों से लड़ाई करने में ही बीत गया, क्योंकि मराठा उस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे।
अब ये देखो, ये जो पोर्शन मैंने दिखाया है ये साउथ इंडिया है। तो ये जो ग्रीन कलर वाला पोर्शन है ये उस समय का हैदराबाद है। क्लियर? आगे मैं आपको कर्नाटक भी दिखाने वाला हूँ। तो अब देखो एक चीज समझो। तो उन अब जो निजामुल मुल्क आसफ जाह था वो बूढ़ा हो चुका था। इस कारण से वहां के हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत जो भी सूबेदार थे उनका अधिकांश समय इस बात में गुजरता था कि निजामुल मुल्क आसफ जाह की मृत्यु के बाद आखिर क्या होगा। फिर हैदराबाद के नीचे जो कोरोमंडल कोस्ट था, कोरोमंडल जो तट था, वहां कोई भी मजबूत मजबूत शासक नहीं था जो पावर वैक्यूम को खत्म कर सके और पावर वैक्यूम को फील कर सके या फिर पावर बैलेंस बना कर रखे। दक्षिण भारत के जो राज्य थे उन राज्यों की हालत भी खराब थी। इंटीरियर में एक कमजोर सा बचा खुचा एम्पायर था जो कि विजयनगर एम्पायर था, और उसके आसपास कुछ छोटे मोटे राज्य थे, जैसे कि आप देखो कोचीन, ट्रावेनकोर, मदुरई, तंजौर, त्रिचिनापल्ली। ये सब काफी बिखरे हुए थे और कमजोर थे। यानी ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि साउथ इंडिया की जो स्थिति थी 1740 के अराउंड, वो बहुत ही ज्यादा अस्थिर थी और बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। तो इसी बीच में अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को इंटरफेयर करने का, हस्तक्षेप करने का बहाना मिल जाता है। क्लियर? हैदराबाद का पतन मुस्लिम एक्सपेंशन के एंड का एक संकेत था, और अंग्रेज एडवेंचरर्स जो थे उन्होंने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उस दौरान एक और एलिमेंट था। कब? 1740s के अराउंड। तंजौर जो रीजन था साउथ में, वहां पे मराठास का रूल था, और जो पुणे के पेशवा थे वो इस तंजौर रूल को सपोर्ट करते थे, और अंग्रेज उस बहाने से जब चाहे तब दक्षिण के राज्यों में इंटरफेरेंस कर सकते थे। तो ये था कर्नाटिक वॉर के पीछे का पूरा बैकग्राउंड, जहां पे राजनीतिक अशांति, मराठा प्रेशर और यूरोपियन एम्बिशन, इन सब ने मिलकर एंग्लो फ्रेंच टकराव को जन्म दिया। तो अब हम लोग एंग्लो फ्रेंच का जो राइवलरी है उसे तो हम लोग समझ चुके हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड क्या है तो उसे हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 1740s के दौरान, यानी 1740 के बाद जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर होता है, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, एंग्लो फ्रेंच वॉर होता है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसमें कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी बैटल्स होती हैं, उनका रिजल्ट क्या निकलता है, किस संधि के तहत इस वॉर को खत्म किया जाता है। तो उससे पहले आप ये देखो, ये जो लाइट ग्रीन वाला रीजन है, ये वाला रीजन उस समय का कर्नाटिक था। ये बीच में देखो निजाम्स डोमिनियन, ये पहले मैप में मैंने आपको दिखाया था, ये हैदराबाद के निजाम वाला रीजन है, और ये कर्नाटिक वाला रीजन है। क्लियर? तो अब आपको एरिया माइंड में क्लियर हो गया होगा कि कर्नाटिक वाला रीजन आखिरकार है कौन। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं फर्स्ट कर्नाटिक वॉर पे, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध। लेकिन जब हम कभी कर्नाटक वॉर के बैकग्राउंड की बात करते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर की, तो एक यूरोपियन वॉर का जो नाम है वो बार बार सामने आता है, और ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन इन यूरोप, जिसका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1748 तक। इस वॉर ने ही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी को भारत तक खींच के लाया। ये एक मेजर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट था जो 1740 में शुरू हुआ, जब रोमन एम्पायर के राजा थे उस समय चार्ल्स सिक्स। कौन थे? तो चार्ल्स सिक्स का देहांत हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स सिक्स की जो बेटी थी मारिया थेरेसा, उसको ऑस्ट्रिया का रूलर बनाया गया। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑस्ट्रिया का रूलर कौन होगा, तो उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है। तो जब चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनकी बेटी मारिया थेरेसा को ऑस्ट्रिया का रूलर बनाया गया। लेकिन इससे यूरोप के कई राजा सहमत नहीं थे। तो चार्ल्स सिक्स ने अपनी बेटी मारिया थेरेसा के लिए प्रैग्मेटिक सेक्शन पास किया था, जिसमें सभी यूरोपियन पावर्स ने यह प्रॉमिस किया था कि वो मारिया के रूल को मानेंगे। लेकिन जैसे ही चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हो जाती है, कई सारे यूरोप के राजाओं ने अपने वादा को तोड़ दिया, और इसी में आपको दो पक्ष दिखाई दे जाएंगे। एक तरफ अंग्रेज मिलेंगे और दूसरी तरफ फ्रांसीसी मिलेंगे। जो अंग्रेज थे वो मारिया थेरेसा को सपोर्ट कर रहे थे, और जो फ्रांसीसी थे वो मारिया थेरेसा के अगेंस्ट में थे। तो यहीं से जो है बैकग्राउंड जन्म लेता है फर्स्ट एंग्लो कर्नेटिक राइवलरी का।
तो मैं फिर से अगर बोलूं तो 1740s के दौरान यूरोप में चल रहा था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही अलग अलग साइड पे थे, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों अपोजिंग साइड्स पे थे। जब ये वॉर यूरोप के अलावा इंग्लैंड और फ्रांस की अलग अलग कॉलोनीज तक पहुंचता है, तो भारत भी इसका एक बैटलफील्ड बन जाता है। अब देखो इवेंट्स का क्या सीक्वेंस है, यानी कब क्या क्या होता है। तो 1745 में जो ब्रिटिश नेवी थी उसने इंडियन ओशियन में कई सारे फ्रेंच जहाज को सीज कर दिया, उन्हें कैप्चर कर दिया। यानी पहला स्टेप किसने लिया, तो ब्रिटिशर्स ने। कैसे, तो इंडियन ओशियन में फ्रांसीसी जहाजों को उसने सीज कर दिया, उन्हें कैप्चर कर लिया। तो ये जो मोमेंट था ये कहां पे इनिशिएट किया गया, तो ये किया गया मैरीटाइम, यानी कि समुद्र में किया गया। अब अगला जो रिटेलिएशन होता है वो फ्रांसीसी करते हैं, कहां पे, तो स्थल पे, वो लैंड पे करते हैं। तो इसमें आता है 1746 का एक टाइम, जो कि है कैप्चर ऑफ मद्रास से रिलेटेड। फ्रेंच एडमिरल था ला बुर्डोने और पौंडीचेरी का गवर्नर था डुप्ले। पौंडीचेरी कहां पे, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैप के थ्रू दिखा दिया था। तो फ्रेंच एडमिरल था ला बुर्डोने और पौंडीचेरी का गवर्नर था डुप्ले। तो दोनों ने मिलकर मद्रास पर अटैक किया। मद्रास जो था यह ब्रिटिश का एक मेजर बेस था, लेकिन ये जो बेस था इनका मेजर, वो आसानी से गिर जाता है और ये एक बड़े झटके के तौर पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है। इसके बाद आता है बैटल ऑफ सेंट थॉम, यानी सबसे पहले 1745 में ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच नेवी को फ्रेंच शिप्स को इंडियन ओशियन में सीज किया। फिर 1746 में इन्होंने फ्रांसीसियों ने बदला लेने के लिए मद्रास पे अटैक किया, ला बुर्डोने और डुप्ले ने मिलकर, और मद्रास पे कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया। और मद्रास जो था उस समय ब्रिटिशर्स का एक बेस था, मेजर बेस था। सॉरी। तो अब एक बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट थोमे। अब ये जो बैटल है, ये देखो, जो उस समय कर्नाटक जो रीजन था, जो कर्नाटक रीजन था उस समय, यहाँ का नवाब था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन नाम को याद रखना, ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आएगा। तो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन नाम का रोल आएगा। तो अनवरुद्दीन था कर्नाटक का नवाब, ये ब्रिटिश का एक अलाई था। तो इसने फ्रेंच को ये बोला कि आप लोग जो मद्रास आपने कैप्चर किया है, वो ये मद्रास आप ब्रिटिशर्स को वापस दे दो। लेकिन फ्रेंच के सामने ये जो डिमांड की थी कर्नाटक के नवाब ने, तो डुप्ले ने इसको मना कर दिया। अब नवाब खफा हुआ और नवाब ने लगभग 10,000 से ज्यादा इंडियन ट्रूप्स भेजे, जबकि फ्रेंच के पास उस समय मात्र 230 के लगभग यूरोपियन सोल्जर्स थे। फिर भी बैटल ऑफ सेंट थोमे जो कि 1746 में हुआ था, फ्रेंच ने नवाब की आर्मी को डिफीट कर दिया, यानी हरा दिया। तो ये एक टर्निंग पॉइंट था। इंडियन रूलर्स ने देखा कि एक छोटी सी डिसिप्लिन्ड यूरोपियन आर्मी कितनी पावरफुल हो सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन यूरोप में खत्म होता है। 1748 के अराउंड एक ट्रीटी होती है, विच इज नोन एज ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल। क्लियर। तो ये जो है एक्स-ला-शापेल, ये कहाँ का लोकेशन है, ये इंडिया का लोकेशन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, तो यूरोप में। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रीटी भी कहां पे होगी, तो यूरोप में। अब ये जो एक्स-ला-शापेल है, ये एक्चुअल लोकेशन है जर्मनी का। क्लियर। जर्मनी में ये लोकेटेड है और जर्मनी का ये लोकेशन है, और ये जर्मनी में इसको आकेन बोलते हैं, हिंदी में इसे आचेन भी बोलते हैं। तो लेकिन ये जो जर्मन सिटी था, इस जर्मन सिटी को फ्रांस में और यूनाइटेड किंगडम में एक्स-ला-शापेल के नाम से जाना जाता था। तो जर्मनी में ये ट्रीटी होती है और इसका नाम है ट्रीटी का एक्स-ला-शापेल। और 1748 में यूरोप में ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर का एंड होता है और साइन होता है ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शापेल। इसके टर्म्स थे कि मद्रास को ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया गया, दोनों तरफ से जो कैप्चर्ड एरियाज थे उनको एक्सचेंज कर दिया गया, और जो वॉर था वो फॉर्मली खत्म हुआ, लेकिन राइवलरी अभी भी कंटिन्यूड रहती है। क्लियर। तो ये था फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, अब देखेंगे हम लोग सेकेंड कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बाद फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल की शुरुआत होने वाली थी।
जिसे हम कहते हैं सेकेंड कर्नाटिक वार। और अब हम लोग जानेंगे इसके बैकग्राउंड और इसके इमीडिएट कॉजेस के बारे में। तो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में सक्सेस पाने के बाद फ्रेंच गवर्नर डुप्ले का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। अब उसका मेन एम ये था कि जो सदर्न इंडिया है, सदर्न इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत है, वहां पे फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाया जाए। और इसके लिए डुप्ले ने लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट में एक्टिवली इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। यानी जो स्थानीय वहां पे डिस्प्यूट वगैरह थे, जो प्रॉब्लम्स थी लोकल रूलर्स की, उसमें इसने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, हस्तक्षेप करना। उस समय ब्रिटिश भी इंडिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। तो दोनों यूरोपियन पावर, फ्रेंच और ब्रिटिश, लोकल रूलर्स के प्रॉब्लम का फायदा उठाकर अपने पपेट रूलर को पावर में लाना चाहते थे। क्लियर? अब देखो, जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार है, इसमें इंपॉर्टेंट नेम्स मैं आपको पहले बता देता हूं। डुप्ले आएगा इसमें, जो कि फ्रेंच गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव आएगा, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर है। यही रॉबर्ट क्लाइव आपको बैटल ऑफ प्लासी में भी देखने को मिलेगा। फिर चंदा साहिब है, चंदा साहिब आपको कर्नाटक वाले रीजन में मिलेंगे। मोहम्मद अली है, ये भी कर्नाटक वाले रीजन से रिलेटेड है। मुजफ्फर जंग है, ये हैदराबाद के रीजन से रिलेटेड है। नासिर जंग है, ये भी हैदराबाद वाले रीजन से रिलेटेड है। फिर सलाबत जंग है, फिर जनरल बस्सी है, ये फ्रेंच कमांडर है। सलाबत जंग जो है, ये भी फिर हैदराबाद वाले रीजन से रिलेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ नाम है इस बैटल से रिलेटेड। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पे काफी डिटेल में। जो सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वार है, इसका टाइम पीरियड ध्यान में रखना है, 1749 से 1754। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, तो ध्यान से इस लेक्चर को सुनना। ये जो वार था, इसका नेचर पे अगर डिस्कशन करें तो ये एक प्रॉक्सी वार था। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में ये एक प्रॉक्सी वार था, जो कि इंडियन रूलर्स के तहत लड़ा गया था। जो इंडिया में जो राइवल रूलर्स थे, उनके बीच में लड़ा गया था। लेकिन फायदा किसको होना था? तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच को। यानी यह एक तरीके का प्रॉक्सी वार था। अब जो मेन रीजन किस एरिया में लड़ा गया, तो ये कर्नाटक वाले एरिया में लड़ा गया। और डेक्कन के कुछ पार्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन मेनली ये कर्नाटक वाले रीजन में। कर्नाटक वाला जो रीजन था 18th सेंचुरी का, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के नीचे का कुछ कोस्टल एरिया उसमें इंक्लूडेड था। क्लियर? अब इसमें यूरोपियन कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स इन्वॉल्व होती है? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखो, जो इमीडिएट कॉज आता है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा मौका तब मिलता है इन लोगों को जब 1748 में हैदराबाद का निजाम इस समय कौन था? तो निजामुल मुल्क आसफ जा, हु वाज आल्सो नोन एज चिनकिलिच खां। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1748 में। इसके डेथ के बाद हैदराबाद की गद्दी के लिए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब निजामुल मुल्क जो था, इसका बेटा था नासिर जंग। निजामुल मुल्क का बेटा कौन था? तो नासिर जंग। तो ऑब्वियस सी बात है, मोनार्कियल सिस्टम है, तो फादर के बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठेगा। तो नासिर जंग निजाम का बेटा था, उसने हैदराबाद की गद्दी संभाली। लेकिन एक और नाम आता है, और ये नाम आता है मुजफ्फर जंग का। तो मुजफ्फर जंग कौन था? तो ये निजामुल मुल्क आसफ जा का ग्रैंड सन था। क्लियर? मुजफ्फर जंग का ये कहना था कि उसको मुगल एम्पेरर ने ऑफिशियली हैदराबाद का गवर्नर अपॉइंट किया, इसलिए वो गद्दी का हकदार है। यानी एक तरफ कौन हुआ? मान लो ये साउथ इंडिया हो गया, ये हैदराबाद का रीजन है। निजामुल मुल्क आसफ जा की मृत्यु हो जाती है 1748 में। तो गद्दी पे बैठता है कौन? तो नासिर जंग। ठीक है? अब इसको क्लेम कौन करता है? तो क्लेम करता है आपको मुजफ्फर जंग। किस बेसिस पे क्लेम करता है? मुजफ्फर जंग का ये कहना था कि इसको मुगल सल्तनत ने ये बोला है कि आप गद्दी पे बैठो। यानी गद्दी कौन संभालेगा? हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा? तो मुजफ्फर जंग। ये मुजफ्फर जंग का कहना है। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। एक बैकग्राउंड ये है। तो अब देखो, अब डिस्प्यूट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो है वो इसमें एंट्री करेंगे। तो जो नासिर जंग था, इसको सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने, और जो मुजफ्फर जंग था, इसको सपोर्ट किया फ्रांसीसी ने। तो यहां पे मैंने वही चीज लिखा है कि मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया फ्रेंच ने, जो गद्दी पे हक जमाना चाहता था, गद्दी के लिए लड़ना चाहता था। नासिर जंग जो गद्दी पे बैठ चुका था, उसको सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने। अब जो कर्नाटिक रीजन है, अब कर्नाटिक रीजन भी देखो। कर्नाटिक रीजन में भी गद्दी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, क्योंकि उस समय कर्नाटक का नवाब था पहले दोस्त अली। दोस्त अली था कर्नाटक का नवाब।
दोस्त अली को मराठाओं ने मार दिया और दोस्त अली का एक दामाद था जिसका नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब को उन्होंने कैप्चर कर लिया और जेल में बंद कर दिया। किसको? चंदा साहिब को। किसने? तो मराठास ने, क्योंकि मराठा बहुत पावरफुल हो चुके हैं। क्लियर? तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब अनवरुद्दीन राजा बनता है। ये जो मोहम्मद अली खान लिखा हुआ है, ये मोहम्मद अली खान बाद का पॉइंट है। क्लियर? जब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है उसके बाद ये मोहम्मद अली खान आता है, इससे पहले आपको आता है अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन जो है वो कर्नाटक वाले रीजन का नवाब बन जाता है। फिर उसके बाद जब चंदा साहिब मराठा की पकड़ से छूट के आता है तो उसने क्लेम क्लेम कर दिया कि गद्दी उसकी है, वो योग्य है, क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत कैपेबल लीडर था। तो अब देखो, चंदा साहिब यानी कि जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, तो ये रहा आपको हैदराबाद वाला रीजन। यहाँ एक तरफ है नासिर जंग, एक तरफ है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है? तो फ्रेंच कर रहा है। नासिर जंग का सपोर्ट कौन कर रहा है? तो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। अब ये वाला रीजन हो गया कर्नाटक वाला रीजन। तो इस कर्नाटक वाले रीजन में नवाब कौन है? तो अनवरुद्दीन। क्लियर? और इस पे क्लेम कौन कर रहा है? तो चंदा साहिब। तो जो लोग भी क्लेम कर रहे थे गद्दी पे, उनका सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो फ्रेंच। तो चंदा साहिब का सपोर्ट कौन करेगा? तो फ्रेंच। अनवरुद्दीन का सपोर्ट कौन करेगा? तो ब्रिटिशर्स। यानी कि अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो डिस्प्यूट चल रहा है इसमें कौन कौन से मेजर पर्संस हैं। क्लियर? तो नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब वर्सेस अनवरुद्दीन। मोहम्मद अली खान का नाम बाद में आएगा। क्लियर? अब देखो, इमीडिएट कॉज ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निजामुल मुल्क जो था हैदराबाद का निजाम, 1748 में उसकी मृत्यु हो जाती है और सक्सेशन डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है हैदराबाद और कर्नाटक वाली रीजन। देखो, कर्नाटक जो था वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था, वो हैदराबाद के निजाम के अंतर्गत ही आता था कर्नाटक वाला रीजन। लेकिन डे टू डे एक्टिविटी के लिए कर्नाटक जो था वो इंडिपेंडेंट था। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ अंबूर, यानी कि 1748 में मृत्यु होती है, फिर डिस्प्यूट ये सब स्टार्ट होता है, नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब वर्सेस अनवरुद्दीन। अब इसी बीच में अब समय आ जाता है 1749 का, और जो सबसे पहला बैटल होता है वो है बैटल ऑफ अंबूर। अब देखो, मुजफ्फर जंग, अब देखो फ्रांसीसी किससे सपोर्ट कर रहे थे? तो मुजफ्फर जंग को, जो हैदराबाद में क्लेम कर रहा था कि वो गद्दी का हकदार है। और फिर किसे सपोर्ट कर रहे थे? तो चंदा साहिब को, क्योंकि चंदा साहब मुगलों के पकड़ से छूट के आ गया था और ये दोस्त अली का दामाद था, सन इन लॉ था। तो चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी तीनों ने मिलकर एक सेना बनाई थी और इन्होंने 1749 में अनवरुद्दीन पे अटैक कर दिया। अनवरुद्दीन कौन था? तो कर्नाटक का नवाब था, और अनवरुद्दीन पे अटैक कर दिया और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। अनवरुद्दीन का बेटा था उस समय मोहम्मद अली। मोहम्मद अली गद्दी पे क्लेम करने के बजाय, दावा करने के बजाय, ये भाग कर चला जाता है त्रिकोणपल्ली, जिसे त्रिचिनापल्ली भी बोलते हैं। क्लियर? ये साउथ इंडिया का लोकेशन है, तमिलनाडु में। तो ये भाग कर त्रिचिनापल्ली चला जाता है। इसके बाद साथ ही साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये, अब देखो, यानी कि चंदा साहिब जो है ये अटैक करता है किस पे? अनवरुद्दीन पे। अनवरुद्दीन कौन था? तो कर्नाटक का नवाब था। अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है और इसका बेटा जो था मोहम्मद अली, ये भागकर त्रिचिनापल्ली चला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटक की जो गद्दी है वो खाली हो जाएगी। तो इस गद्दी पे अब कौन बैठेगा? तो चंदा साहिब। तो कर्नाटक का नवाब अब कौन हो जाता है? तो चंदा साहिब हो जाता है। जब कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब बन जा रहा है तो उस समय हैदराबाद वाले रीजन की क्या स्थिति है? हैदराबाद में क्या हो रहा है? तो हैदराबाद वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे कौन था? तो नासिर जंग था। तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग और फ्रेंच के खिलाफ कैंपेन चलाया। 1750s के अराउंड इसने जाकर, जो इनकी संयुक्त सेना थी चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच वालों की, उस पे जाकर इसने जिंजीन नदी के किनारे, जिंजी फोर्ट के आसपास इसने अटैक किया और इस अटैक में लगभग वो जीत चुका था। लेकिन फिर भी 1750 में ही जिंजी के पास एक पठान सोल्जर ने नासिर जंग को मार दिया। नासिर जंग कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था उस समय, जो कि निजामुल मुल्क आसफ जाह का बेटा था। तो अब हैदराबाद के निजाम की भी हत्या हो जाती है। तब यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? अब बैठ जाएगा आपको मुजफ्फर जंग, और इसकी हत्या होती है आपको दिसंबर
1750s के अराउंड। क्लियर? तो जिंजी फोर्ट के अराउंड इसकी हत्या हो जाती है। अब मुजफ्फर जंग जो है यह निजाम बनता है कहाँ का? तो हैदराबाद का। तो एक चीज आप क्लियर समझ जाओ कि डिस्प्यूट चल रहा था पहले नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग, हैदराबाद वाले रीजन। साउथ वाले रीजन में चल रहा था अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहिब। तो अनवरुद्दीन की हत्या हो जाती है बैटल ऑफ अंबूर में और चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन जाता है। नासिर जंग की हत्या हो जाती है जिंजी किले के पास दिसंबर 1750 में। और नवाब कौन बन जाएगा? तो अब बन जाएगा हैदराबाद का निजाम कौन बन जाएगा? तो मुजफ्फर जंग। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। यानी कि मुजफ्फर जंग चंदा साहिब दोनों को सपोर्ट कौन कर रहे थे? तो फ्रेंच कर रहे थे। अब फ्रेंच जो है स्टार्टिंग में उनकी होती है जीत। क्लियर? अब देखो, लेकिन अब क्या होता है कि जो मुजफ्फर जंग था अनफॉर्चुनेटली इसका भी हत्या कर दिया जाता है। क्लियर? मुजफ्फर जंग नवाब तो बनता है, निजाम तो बनता है, लेकिन 1751 में मुजफ्फर जंग की भी हत्या हो जाती है। एक अफगान ट्रूप का मेंबर था, एक अफगानी पर्सन था, उसने डेक्कन वाले रीजन में इसकी हत्या कर दी। अब जो था एक फ्रेंच जनरल था उस समय, बस्सी, बस्सी बोलो या बुस्सी बोलो। तो फ्रेंच जनरल बुस्सी ने सलाबत जंग को, क्लियर, सलाबत जंग को इसने हैदराबाद का निजाम बना दिया। और ये जो सलाबत जंग था इसको अपना पपेट नवाब बनाया था, पपेट निजाम बनाया गया था इसको। क्लियर? तो अब तक सारा मैटर क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि नासिर जंग की हत्या हो जाती है और मुजफ्फर जंग बनता है हैदराबाद का निजाम। सॉरी। फिर हैदराबाद का जो निजाम था मुजफ्फर जंग, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद सलाबत जंग बनता है हैदराबाद का निजाम, जिसको जनरल बुस्सी के द्वारा बनाया जाता है पपेट रूलर के तौर पे। फिर वहीं कर्नाटक रीजन की हम लोग बात करते हैं तो चंदा साहिब जो है बैटल ऑफ एम्बूर में इन्होंने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। अनवरुद्दीन का जो बेटा था मोहम्मद अली वो भागकर त्रिचिनापल्ली चला जाता है। तो चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। और कर्नाटक के नवाब बनने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी आरकोट में शिफ्ट कर दी। यानी कि ओवरऑल समझो कि आरकोट जो है वो कर्नाटक की राजधानी है। क्लियर? अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। अब आता है एक पर्सन, रॉबर्ट क्लाइव। कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का गवर्नर बनता है बाद में। बैटल ऑफ प्लासी में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो रॉबर्ट क्लाइव का अब होता है उदय, यानी रॉबर्ट क्लाइव का होता है राइज। और इससे रिलेटेड टॉपिक है कैप्चर ऑफ आरकोट। आरकोट क्या है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है। तो त्रिचिनापल्ली में मोहम्मद अली जो था वो फ्रांसीसियो और चंदा साहब के फोर्सेस से घिरा हुआ था। यानी जब मोहम्मद अली भाग के चला गया था त्रिचिनापल्ली तो चंदा साहब और फ्रेंच ये लोग भी वहां गए थे उसके पास ताकि उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दें, जान से उसकी मार दें, उसको हत्या कर दें। तो इस कारण से इन्होंने त्रिचिनापल्ली को पूरी तरीके से घेर के रखा हुआ था। तो अब देखो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, एक रिस्की प्लान सजेस्ट किया। रॉबर्ट क्लाइव क्या है? तो ब्रिटिशर है ये, यानी अंग्रेज है। इसने ये सजेस्ट किया कि अगर हम त्रिचिनापल्ली में हेल्प नहीं भेज सकते हैं तो चंदा साहब की जो राजधानी है आरकोट उस पर तो हम लोग अटैक कर सकते हैं। और अगस्त 1751 में, 23 अगस्त ये टाइम है तो उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अगस्त 1751 में क्लाइव ने सिर्फ 200 सिपाहियों के साथ आरकोट पे कैप्चर कर लिया। अब देखो, अब चंदा साहिब जो है वो तो त्रिचिनापल्ली में है। अब चूंकि कोई भी राज्य है, कोई भी एरिया है तो राजधानी पे खुद का कंट्रोल होना जरूरी है। लेकिन अब राजधानी पे किसका कंट्रोल है? तो राजधानी पे कंट्रोल है अंग्रेजों का, आरकोट पे। तो इस कारण से चंदा साहिब ने 4000 सिपाहियों की एक सेना भेजी त्रिचिनापल्ली से। और इन्होंने आरकोट को, जो आरकोट का किला था, उसको चारों ओर से घेर लिया। 53 दिन तक ये उस किले को घेरे रहे, लेकिन अंतिम तक भी ये उस किले को रॉबर्ट क्लाइव से नहीं ले पाए। और 53 दिन के सीज के बाद भी ये आरकोट को वापस नहीं ले सके। अब देखो, अब ये जो है, यानी कि इससे ये पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स जो है वो काफी पावरफुल हैं। यानी कि उनकी स्ट्रेटजी और ज्यादा फ्रांसीसियों से भी उनकी मजबूत स्ट्रेटजी है। अब जो है मराठा लीडर थे मुरारी राव। मराठा लीडर कौन थे? तो मराठा लीडर थे मुरारी राव। और तंजौर का जो किंग था ये, यानी मराठा लीडर मुरारी राव और तंजौर किंग, ये दोनों ब्रिटिश साइड पे आ गए, यानी ये ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने लगे। क्लियर?
और ब्रिटिशर्स ने क्लाइव और जनरल लॉरेंस के साथ मिलकर श्रीरंगम को घेर लिया, जहां पे चंदा साहिब और फ्रेंच फोर्सेस छुप गए थे। अब ये देखो, ये जो लोकेशन है श्रीरंगम, जो त्रिचिनापल्ली था ना, जहां पे मोहम्मद अली छिपा हुआ था, तो त्रिचिनापल्ली के पास ही ये लोकेटेड है श्रीरंगम। और श्रीरंगम में ही इन्होंने अपना डेरा डाला था। किसने? चंदा साहिब और फ्रेंच फोर्सेस ने। और वहां से ये त्रिचिनापल्ली पे अटैक कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने, रॉबर्ट क्लाइव और जनरल लॉरेंस ने क्या किया कि इनकी सप्लाई लाइन काट दी। किसकी? तो चंदा साहिब और फ्रेंच की, और उनको चारों तरफ से घेर लिया। और उसके बाद चंदा साहब को कैप्चर कर दिया गया, पकड़ लिया गया, और फिर 1752 में उनकी हत्या कर दी गई। अब मोहम्मद अली, जो कि त्रिचिनापल्ली में छिपा हुआ था, उसको ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंतर्गत कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। क्लियर? तो फाइनल कंडीशन अब क्या आता है? फाइनल कंडीशन ये है कि हैदराबाद में पहले नासिर जंग था, तो मुजफ्फर जंग से उसका डिस्प्यूट हुआ, नासिर जंग की हत्या कर दी गई, मुजफ्फर जंग को नवाब निजाम बना दिया गया। फिर अगले ही साल मुजफ्फर जंग की भी अपने ही सेना के मेंबर ने हत्या कर दी। फिर मुजफ्फर जंग के बाद सलाबत जंग बना, यानी यहाँ पे कौन है? तो सलाबत जंग है। कर्नाटक वाले रीजन की अगर बात करते हैं तो अनवरुद्दीन यहाँ का नवाब था। अनवरुद्दीन का डिस्प्यूट चल रहा था चंदा साहिब से, तो अनवरुद्दीन की हत्या कर दी जाती है बैटल ऑफ अंबूर 1749 में। और अंबूर के युद्ध के बाद जो चंदा साहिब थे वो कर्नाटक के नवाब बनते हैं। तो चूंकि अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, तो मोहम्मद अली छिपा वहां से भाग के चला गया त्रिचिनापल्ली में। लेकिन त्रिचिनापल्ली, ये चंदा साहब और फ्रांसीसी ये चाहते थे कि इसको पूरी तरह से ही खत्म कर दिया जाए, ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ही ना हो। तो ये त्रिचिनापल्ली जाके वहां पे कब्जा करते हैं, वहां कब्जा नहीं, उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से मोहम्मद अली को। लेकिन फिर से आपको ये, तब तक इसी बीच में आरकोट में रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कर्नाटक की राजधानी थी, वहां पे उसने कब्जा कर लिया। और उसको छीनने में चंदा साहिब की जो फोर्सेस थी, 4000 फोर्सेस, वो सफल नहीं हो पाई। फिर बाद में श्रीरंगम को घेर लिया गया, जहां से चंदा साहिब और फ्रेंच फोर्सेस उस पर अटैक कर रहे थे। किस पे? मोहम्मद अली पे। और फिर चंदा साहिब को मार दिया जाता है। तो मोहम्मद अली जो है वो जिंदा है, यानी मोहम्मद अली अब बनेगा कर्नाटक का नवाब। तो फाइनल कंडीशन क्या है? सलाबत जंग, जो कि फ्रेंच सपोर्टेड था, तो ये हैदराबाद का निजाम बनता है। और यहाँ पे आपको मोहम्मद अली, जो कि अंग्रेजों के द्वारा सपोर्टेड था, वो कर्नाटक रीजन में नवाब बनता है। क्लियर? अब देखो, अब 1754 में जाके ये वार खत्म होती है, और यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, यानी पौंडीचेरी की संधि। क्लियर? तो इस ट्रीटी के तहत वार को खत्म कर दिया गया, स्टेटस को रिस्टोर हुआ। और जो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ कि डुप्ले को वापस बुला लिया गया। ठीक है? डुप्ले, जो कि फ्रांसीसियो का गवर्नर था, जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन था, बहुत डिप्लोमेटिक था, वो, उसको वापस बुला लिया गया फ्रांस। और मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब रिकॉग्नाइज किया गया। तो वही फाइनल रिजल्ट है कर्नाटक वाले रीजन में कि मोहम्मद अली जो है नवाब बन गया ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंतर्गत। और हैदराबाद में क्या था? तो सलाबत जंग जो है वो पपेट निजाम रहा फ्रेंच जनरल बुस्सी के अंतर्गत। क्लियर? तो इस बैटल का अगर सिग्निफिकेंस हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो सिग्निफिकेंस में हम लोग ये सिंपली बोल सकते हैं कि ब्रिटिश ने मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ अपनी दिखाई। रॉबर्ट क्लाइव उभर कर आया एक हीरोइक स्ट्रेटजिस्ट के रूप में, क्योंकि सीज ऑफ आरकोट उसने किया था, श्रीरंगम का घेराव भी उसी के नेतृत्व में हुआ था, और जनरल लॉरेंस भी था वहां पे। फ्रेंच का इन्फ्लुएंस जो था वो डिक्लाइन होने लगा, और साउथ इंडिया में ब्रिटिशर्स का दबदबा बन गया। अब यहाँ पे भी ये खत्म नहीं होता है, अब एक और वार होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्ड कर्नाटिक वार। इसका टाइम पीरियड है 1756 से 1763, यानी तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चलता है। क्लियर? तो थर्ड कर्नाटिक वार का समय था 1756 से 1763। और ये वार इंडिया में जो था, ये यूरोप में लड़े जा रहे एक वार का एक्सपेंशन था। यूरोप में लड़ा जा रहा था 7 ईयर वार, सप्तवर्षीय युद्ध, उसी का ये एक्सटेंशन था। कहां पे? तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि मेनली इंडिया में। जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे, यानी ब्रिटेन के लोग और फ्रांसीसी थे, ये दोनों सुपर पावर्स ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थी, और उसका इंपैक्ट इंडिया के कर्नाटक रीजन में भी क्लियरली दिखाई दिया। इस वार का मेन मकसद था मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। क्लियर? इस वार का क्या पर्पस था? तो मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस
एस्टैब्लिश करना। इस वॉर में की लीडर्स कौन कौन है? तो इस वॉर में की लीडर्स हैं, जो कमांडर हैं, ब्रिटिश साइड से है वो आयर कूट, और जो एक और बंदा है, एक और पर्सन है, लीडर है, वो है रॉबर्ट क्लाइव। और फ्रेंच साइड से है काउंट डी लैली और जनरल बुस्सी। जनरल बुस्सी का नाम सेकेंड कर्नाटिक वॉर में भी आपने सुना था, क्योंकि जनरल बुस्सी जो था यह एक एक्सपीरियंस और कैपेबल ऑफिसर था हैदराबाद वाले रीजन। क्लियर? ये जो बैटल लड़ा गया, ये आयरकूट जो कि ब्रिटिश था और काउंट डी लैली ये फ्रेंच था, तो इन दोनों के बीच में मेनली ये बैटल लड़ा गया। क्लियर? और इस बैटल में जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने एक डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की और फ्रेंच जनरल काउंट डी लैली को कैप्चर कर लिया गया। तो किस बैटल की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे? तो ये बैटल है बैटल ऑफ वांडीवास, यानी कि वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में यानी अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। एक और बैटल था, बैटल ऑफ बिदारा, विच इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ चिंसुरा और बैटल ऑफ हुगली। कब लड़ा गया था वो? 1759 में। किसके किसके बीच? तो डच और ब्रिटिशर्स के बीच। क्लियर? तो ये जो बैटल ऑफ वांडीवास है ये 1760 में लड़ा जाता है और इसमें ब्रिटिशर्स ने डिसाइसिवली जो है यानी निर्णायक तरीके से फ्रांसीसियों को डिफीट कर दिया। यानी कि देखो यही पॉइंट है कि आयरकूट था इधर ब्रिटिश सेनापति और इधर था फ्रेंच का काउंट डी लैली, यानी आयरकूट और काउंट डी लैली में मेनली ये बैटल हुआ और फ्रांसीसियों को हरा दिया गया। जो फ्रेंच जनरल था काउंट डी लैली उसको कैप्चर कर दिया गया, यानी कि उसको पकड़ लिया गया। अब यही था ये जो पॉइंट है ना, जो बैटल ऑफ वांडीवास है, बैटल ऑफ वांडीवास ही एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद बैटल ऑफ वांडीवास के बाद ब्रिटिशर्स ने अटैक किया पौंडीचेरी पर। पौंडीचेरी क्या था? तो इनका मेन सेटलमेंट था। ठीक है? अब पौंडीचेरी पे एक और बार कब्जा हुआ है। कब? जब लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा रहा था, जब 9 ईयर वार पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि 1697 में एक ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के बाद पौंडीचेरी जब 9 ईयर वार चल रहा था डच और फ्रांसीसियों के बीच में, तब डच ने फ्रांसीसियों का ये जो सेटलमेंट था काफी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1674 में किया गया था, तो उस पे पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया था डच ने। क्लियर? तो उसके बाद क्या किया गया था, फिर उसके बाद 97 के अराउंड इन्होंने क्या किया, तो एक ट्रीटी हुई थी जिसके तहत 9 ईयर वार जो था वो समाप्त हुआ था और ये बोला गया था कि डच जो है वो पौंडीचेरी को वापस दे दें। किसे? फ्रांसीसियों को। और 2 साल तक डच ने उसको अपने कंट्रोल में रखा और फाइनली 2 साल बाद उन्होंने वापस किया और पौंडीचेरी को फिर से एस्टैब्लिश किया गया। ये बात मैं कर रहा हूं आपको 17th सेंचुरी की, यानी कि 1674 में पौंडीचेरी का एस्टैब्लिशमेंट होता है। 1693 के अराउंड डच ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर लिया। 1697 में ट्रीटी होती है और उसके बाद 1699 में पौंडीचेरी जो है वो वापस ब्रिटिश ये फ्रांसीसियों को मिल जाता है। क्लियर? अब देखो फिर से पौंडीचेरी खतरे में है। जो फ्रांसीसियों का सेटलमेंट है पौंडीचेरी वो फिर से खतरे में है बैटल ऑफ वांडीवास के बाद। और 1760 बैटल ऑफ वांडीवास के बाद ब्रिटिशर्स ने पौंडीचेरी पर अटैक किया, जो कि फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर था इंडिया में। और 1761 में पौंडीचेरी गिर गया, पौंडीचेरी का डिक्लाइन हो गया और इसके बाद फ्रेंच का साउथ इंडिया में कोई भी सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं बचा। अब युद्ध की समाप्ति की बात करते हैं तो ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। अब पेरिस अपने यहाँ नहीं है, सिंपल सा बात है, यूरोप का रीजन है, क्योंकि वार कहाँ पे हो रहा है? तो वार हो रहा है यूरोप में। जब फर्स्ट कर्नाटिक वार पढ़ रहे थे तो एक्स-ला-शापेल की संधि हुई थी, कहाँ पे? यूरोप में। क्यों? क्योंकि बेस उसका था यूरोप। जो सेकेंड कर्नाटिक वार हो रहा है तो ये तो इंडिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण ही ये युद्ध हुआ था, सेकेंड कर्नाटिक वार। तो ये ट्रीटी कहाँ पे होती है? तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। अब जो थर्ड कर्नाटिक वार है इसका भी बेस है यूरोप का 7 ईयर वॉर। तो ट्रीटी कहाँ पे होगी? तो यूरोप में, तो पेरिस में ट्रीटी होती है। क्लियर? तो फाइनली 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई, जिसमें यूरोप और कॉलोनीज के बीच जो थे वो वार ऑफिशियल तरीके से खत्म हो जाते हैं। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आते हैं इस ट्रीटी के कारण वो हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंच को कुछ ट्रेडिंग पोस्ट जैसे पौंडीचेरी, माहे और कराइकल जो थे
वो वापस मिल जाते हैं, लेकिन अब मिलिट्री फोर्टिफिकेशन नहीं होगा। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना है। अब फ्रेंच के पास मिलिट्री फोर्टिफिकेशन नहीं होगा इन एरियाज में। फ्रेंच जो है अब वो पॉलिटिकली या मिलिटरीली यानी राजनीतिक रूप से या सैन्य रूप से भारत के किसी भी आंतरिक मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी कि अब पॉलिटिकल और मिलिट्री इंटरफेरेंस वो नहीं करेंगे, राजनीतिक और सैन्य हस्तक्षेप जो फ्रांसीसी है वो नहीं करेंगे। इस ट्रीटी के बाद फ्रेंच एम्बिशंस जो थे वो इंडिया में ऑफिशियली खत्म हो जाते हैं। तो ये था थर्ड कर्नाटिक वॉर का एक कंसाइज और इंपैक्टफुल ओवरव्यू। इस वॉर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में क्लियर सुपीरियोरिटी दे दी और फ्रेंच जो पावर थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो कौन उभरता है? तो ब्रिटिशर्स उभरते हैं, और अब ब्रिटिशर जो है वो पूरी तरीके से पावरफुल हो जाएंगे। और आप देखोगे कि 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, बक्सर का युद्ध, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है 1765 में। क्लियर। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिरकार ब्रिटिशर्स जो है वो क्यों इतना सक्सेसफुल हुए, फ्रांसीसियों को उन्होंने कैसे हरा दिया। ठीक है, तो सबसे पहला, यानी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस, तो सबसे पहला और मेजर रीजन था ब्रिटेन का स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, यानी ब्रिटिश के पास एक बेहद पावरफुल नेवी थी जो उन्हें इंडियन ओशियन में एक पावरफुल कंट्रोल देती थी। वो सी रूट्स को कंट्रोल करते थे, सप्लाईज और री इन्फोर्समेंट काफी आसान तरीके से भेज पाते थे, जबकि फ्रेंच नेवी जो थी वो काफी वीक थी। फ्रेंच लोग ज्यादातर समय ब्रिटिश नेवल ब्लॉकेड में ही फंसे रहते थे, यानी ब्रिटिशर्स उनके जो शिप्स वगैरह थे उनको ब्लॉक कर देते थे, वो इसी में फंसे रहते थे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फ्रेंच को सप्लाई और सपोर्ट मिलना मुश्किल हो गया और ब्रिटिशर्स ने मैरीटाइम सुप्रीमेसी हासिल कर ली। फिर आता है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल बैकिंग फ्रॉम लंदन, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन से। उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ओवरफ्लो था, यानी जो फाइनेंसेस थे उनके पास बहुत ज्यादा थे। जब कभी भी जरूरत पड़ती थी लंदन से पैसे और मिलिट्री एड तुरंत भेजे जाते थे। इस बैकिंग ने ब्रिटेन को ज्यादा सोल्जर्स, वेपन्स और डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट थे उसको सुनिश्चित करवाया। क्लियर। फिर आता है बेटर लीडरशिप लाइक रॉबर्ट क्लाइव, आयरकूट। तो देखो, लीडरशिप काफी क्रूशियल होती है किसी भी वॉर में। ब्रिटिश साइड पे रॉबर्ट क्लाइव जैसे ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट और आयरकूट जैसे करेजियस जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी जैसे बैटल्स में भी अपने टैक्टिकल ब्रिलियंस को दिखाया था और आयरकूट ने बैटल ऑफ वांडीवॉस में फ्रेंच को डिसाइसिवली हरा दिया था। इनके कंपैरिजन में जो फ्रेंच लीडरशिप थी वो फ्रैगमेंटेड थी। डुप्ले तो था, लेकिन डुप्ले को तो वापस बुला लिया गया था। एक और मेजर रीजन आपको यहाँ पे आता है फ्रेंच लीडरशिप क्राइसिस, ये थर्ड से लगभग रिलेटेड है। तो शुरुआत में फ्रेंच के पास जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्ले जैसे डायनेमिक लीडर थे, जो अभी मैं बोल रहा था, जिन्होंने इंडियन रूलर्स के बीच डिप्लोमेसी और अलायंस बिल्डिंग में एक्सपर्टीज दिखाई थी। लेकिन बाद में डुप्ले को फ्रांस ने बुला लिया वापस, और नए जनरल जैसे काउंट डी लैली इंडिया के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझ नहीं पाए और इससे फ्रेंच की जो स्ट्रेटजी थी वो कमजोर हो गई। क्लियर। फिर है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेंशन। ब्रिटिशर सिर्फ ट्रेड करने नहीं आए थे, उनकी नीयत क्लियर थी, पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश करना। वैसे वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी भी। उन्होंने इंडियन रूलर्स के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को स्मार्टली यूज किया, कभी किसी और एक नवाब को सपोर्ट किया तो कभी दूसरे नवाब को सपोर्ट किया। उनका अप्रोच जो था वो एक्टिव इंटरवेंशनिस्ट था, जबकि फ्रेंच ज्यादा पैसिव और डिफेंसिव मोड में रहते थे। फिर है लिमिटेड फ्रेंच प्रेजेंस एंड मैन पावर। तो फ्रेंच का जो उपस्थिति था भारत में वो काफी लिमिटेड था। उनके पास लिमिटेड सेना थी, कम ट्रेडिंग पोस्ट थी और रिस्ट्रिक्टेड इन्फ्लुएंस था, यानी प्रभाव उनका ज्यादा नहीं था। उनकी मैन पावर और रिसोर्सेज भी काफी लिमिटेड थे एज कंपेरिजन टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ने जब मिलिट्री एक्सपेंशन की कोशिश भी की तो उनका सप्लाई लाइन वीक था। तो फाइनली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन सब रीजन्स ने कलेक्टिवली मिलकर अंग्रेजों को कर्नाटिक वॉर में एक क्लियर अपर हैंड दिया। ब्रिटेन ने स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे फ्रांसीसियों को पीछे छोड़ दिया और इसी वजह से उन्होंने इंडिया में अपना राज एस्टैब्लिश किया। तो अब यहाँ पे समाप्त होता है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया।
अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, यानी जब अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, तो उस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सैन्य स्थिति क्या थी। तो ये हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। और इन सब लेक्चर का पीडीएफ और इससे रिलेटेड, अब मैंने तो पोर्तुगीज और डच का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया था, साथ ही सारा पीडीएफ मैंने दे दिया। लेकिन डच और पोर्तुगीज का एक कलेक्टिव टेस्ट मैंने लिया था जिसमें 18 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किए थे, और प्री के और 2 से 3 क्वेश्चन मेंस के। अब एडवेंट ऑफ यूरोपियन से रिलेटेड पूरा मैं आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड करूंगा जिसमें 50 प्रीलिम्स के क्वेश्चन और 10 मेंस के क्वेश्चन होंगे। और बार बार आप वीडियो को देखें, नोट्स पढ़ें, ऑटोमेटिक सारी चीजें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।